तो वेलकम टू कुमार कौशल क्लासेस। इसके पहले के वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के राजनीतिक इतिहास पर चर्चा की थी और उनके समय जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी उस पर हमने चर्चा किया था। आइए आज के लेक्चर में हम लोग मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासक अशोक के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा, जिसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, और बिंदुसार की मृत्यु के बाद लगभग 273 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक सम्राट अशोक शासन करता है। सम्राट अशोक के बारे में आप देखेंगे कि 273 ईसा पूर्व में ये मौर्य साम्राज्य का शासक बन जाता है। लेकिन राज्याभिषेक के बारे में अगर बात की जाए तो जब ये 273 में बिंदुसार के मरने के बाद, मतलब इसके पिता बिंदुसार की जब मृत्यु हुई, तो बिंदुसार के मरने के बाद 273 ईसा पूर्व में इसने गद्दी पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गद्दी पर अधिकार करने के 4 वर्ष बाद, गद्दी पर अधिकार करने के 4 वर्ष बाद इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। तो कुछ इतिहासकारों ने यह सवाल उठाया कि आखिर 4 वर्ष इसने किया क्या। जिस अशोक को सम्राट बनने के लिए, राजा बनने के लिए इतना उतावलापन था, आखिर उसने 4 साल अपने नष्ट के क्यों कर दिए। तो कहा जाता है कि अपने प्रतिद्वंदियों को, या ये कह सकते हैं कि अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद, अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद फिर ये मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठ सका। ये बात हमें, जो 99 भाइयों की हत्या की बात है, ये हमको जैन जो बौद्ध ग्रंथ है, जो श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ है जिसे सिंहल बौद्ध ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, वहां पे ये बात की सूचनाएं मिलती हैं कि 99 भाइयों के साथ संघर्ष करने में इसके 4 साल बीत गए। और हालांकि आप चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अब देखेंगे तो इस वंश का सबसे महान शासक, या पूरे प्राचीन काल के इतिहास का ही सबसे महान शासक, अगर आप नजर डालेंगे कि पूरे भारतीय इतिहास में महान शासक किसके किसके साथ लगा है, तो शायद प्राचीन भारतीय इतिहास में आपको अशोक के अलावा किसी शासक के नाम के आगे महान शब्द ना दिखेगा। मध्यकाल में ये अकबर महान का नाम मिलता है, लेकिन एंशियंट में अकेले महान की उपाधि धारण करने वाला ये अशोक है। अशोक के बारे में कहा जाता है कि देखिए, अशोक की जो उपाधि है ये देवा नाम प्रिय है, अर्थात देवताओं का प्रिय। जबकि अशोक के जो मूल नाम है, अशोक के मूल नाम, जैसे अशोक का मूल नाम क्या है, तो अशोक का मूल नाम अशोक है, जो उसके 4 अभिलेखों में मिलता है। अशोक का मूल नाम अशोक है, जो उसके 4 अभिलेखों में मिलता है। कौन कौन से? मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उडेगोलम। ये 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसपे अशोक का मूल नाम अशोक मिलता है। अशोक का मूल नाम अशोक मिलता है। कौन कौन से अभिलेख में? मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उडेगोलम। ये 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का मूल नाम अशोक बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किसमें अशोक का मूल नाम अशोक है या किसमें अशोक का मूल नाम अशोक नहीं दिया गया, तो इन अभिलेखों को आपको ध्यान देना है। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि पुराणों में अशोक के लिए अशोक वर्धन नाम का प्रयोग किया गया है, जबकि भाबरू बैराट अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ये जितनी भी उपाधियां हैं अशोक की, चाहे वो देवा नाम प्रिय हो, चाहे ये अशोक के मूल नाम से संबंधित प्रश्न हो, या फिर पुराणों में इसको क्या बोला गया है और भाबरू बैराट में इसको क्या बोला गया, तो ये पूछे गए सारे के सारे पूछे गए सवाल है। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद जब ये मगध की गद्दी पर बैठता है या पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठता है, तो इसके राजनीतिक इतिहास बड़े दिलचस्प हैं। लेकिन थोड़ा सा इसके अगर आप पारिवारिक पहलू पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि इसकी माता के नाम को भी लेकर के तमाम तत्कालीन साहित्यों में अनेक प्रकार की बातें की गई। जैसे एक बौद्ध ग्रंथ है अशोकावदान माला। बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान माला में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी बताया गया। अशोक का नाम सुभद्रांगी बताया गया, जबकि दिव्यावदान माला में इसके माता का नाम पाशादिका बताया गया। वहीं महाबोधि वंश नाम के बौद्ध ग्रंथ में इसकी माता का नाम धम्मा बताया गया। फिर से आप देख लेंगे, अशोकावदान माला में सुभद्रांगी, दिव्यावदान माला में पाशादिका, जबकि महाबोधि वंश में इसकी माता का नाम धम्मा बताया गया। ठीक इसी तरह से अनेक बौद्ध ग्रंथों में इसकी पत्नियों और इसकी संतानों को लेकर के भी पृथक पृथक चर्चाएं की गई हैं। जैसे इसकी पत्नियों के बारे में
कहा जाता है कि चूंकि शासक बनने से पहले अशोक उज्जैनी अथवा मालवा का प्रशासक था। राजा बनने से पहले अशोक मालवा अथवा उज्जैनी का प्रशासक था। ये टीजीटी का सवाल पूछा गया है कि अशोक राजा बनने से पहले कहाँ का शासक था, तो ये मालवा अथवा उज्जैनी का प्रशासक था। मालवा या आप उज्जैनी कहेंगे। तो जिस समय ये मालवा में था या उज्जैनी में प्रशासक के रूप में, प्रांतपति के रूप में काम कर रहा था, उसी समय एक श्रेष्ठी की पुत्री थी, माने व्यापारी की पुत्री थी, जिसका नाम था महादेवी। और इसी महादेवी के साथ इसने विवाह किया और महादेवी के 2 संतान हुए। एक पुत्र हुआ महेंद्र और दूसरी पुत्री हुई संघमित्रा। तो बड़ी थी संघमित्रा, उसके बाद एक पुत्र का जन्म हुआ था महेंद्र। ये दोनों के दोनों संतान अशोक के महादेवी नामक पत्नी से पैदा हुए हैं। और इन्हीं दोनों को अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजता है। महादेवी के दोनों संतान महेंद्र और संघमित्रा पुत्री है, महेंद्र पुत्र है। इन दोनों को अशोक ने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। एक ग्रंथ है दिव्यावदान माला, ये बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ में इसकी पत्नी का नाम तिष्य रक्षिता बताया गया। कहा गया कि अशोक की पत्नी का नाम तिष्य रक्षिता था। जबकि कौशाम्बी अभिलेख में, ये अभिलेखों में भी हमने चर्चा किया था, यहाँ भी आप सुन लीजिए कि कौशाम्बी अभिलेख में तीवर की माता के रूप में कारुवाकी का उल्लेख किया गया है। माने कारुवाकी का पुत्र है तीवर, कारुवाकी का पुत्र है तीवर, माने अशोक का भी तो पुत्र हुआ तीवर। तो तीवर की माता के रूप में कारुवाकी का उल्लेख है, अशोक की पत्नी के रूप में नहीं है। यह कहा गया है कि अशोक के एक पुत्र का नाम तीवर है जिसकी माता का नाम कारुवाकी था। तो हो तो गई वो पत्नी। तो कारुवाकी नामक पत्नी का उल्लेख कहाँ पे मिला है? कौशाम्बी अभिलेख में मिला है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कल्हड़ की राज तरिंगड़ी जो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, कल्हड़ की राज तरिंगड़ी में जालौक नामक एक पुत्र का उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि कश्मीर में अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो जालौक था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? जालौक हुआ। कहाँ पे? कश्मीर में, जो राज तरिंगड़ी में हमको दिखाई देता है। जबकि कुछ बौद्ध ग्रंथों में अशोक की पुत्री चारुमती का उल्लेख किया गया है। ये वही चारुमती है जिसका विवाह अशोक ने नेपाल नरेश के साथ किया हुआ था। और एक पुत्र कुड़ाल का भी उल्लेख इस ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। तो एक पुत्री है चारुमती जिसका विवाह नेपाल नरेश के साथ हुआ था, एक पुत्र है कुड़ाल। ठीक है, तो इस तरह से अशोक के संतान हैं और अशोक के जो इसकी पत्नियां हैं उसका विभिन्न ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। यदि आवश्यक समझे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम मिटाते हैं और आगे देखते हैं कि कैसे अशोक का जो धम्म है, अशोक के धर्म की बातें क्या क्या है और अशोक का जो साम्राज्य विस्तार के लिए जो अभियान उसने किए हैं वो क्या क्या है। आप स्क्रीनशॉट ले लिए। आइए अब हम देखते हैं कि अशोक का जो साम्राज्य विस्तार है वो कैसे हो रहा है। अशोक का साम्राज्य विस्तार, चूंकि आप जानते हैं कि अशोक जब गद्दी पर बैठता है तो गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद, गद्दी पर बैठने के बाद अशोक ने 8 वर्ष बाद अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अभियान की शुरुआत की। कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए सैन्य अभियानों की शुरुआत करी। तो इन साम्राज्य विस्तार के तहत इसने तमाम ऐसे क्षेत्रों पर जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, खस साम्राज्य विस्तार किसका? अशोक का साम्राज्य विस्तार। तो अशोक ने तमाम स्थानों पर साम्राज्य विस्तार किए। जैसे हमने कहा कि इसने अफगानिस्तान, नेपाल, एक एरिया हुआ करता था उस समय खश, उसके बाद कश्मीर, बंगाल, उड़ीसा अथवा इसी को कलिंग कहते हैं। इन तमाम क्षेत्रों पर इसने अपने साम्राज्य स्थापित किए, साम्राज्य विस्तार के लिए इन पर संघर्ष किया और अंततः इन पर विजय प्राप्त किया। जैसे कहा जाता है कि जब इसने नेपाल पर अधिकार किया तो नेपाल पर अधिकार करने के बाद यही नेपाल पर इसने, नेपाल में
देवपत्तन नाम के एक नगर को स्थापित किया। देवपत्तन नामक एक नगर स्थापित किया था। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि देवपत्तन नामक नगर कहाँ पे अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था, तो नेपाल में स्थापित किया गया था। कश्मीर में आप अगर कभी घूमने का मौका मिले तो एक एरिया है श्रीनगर, वैसे भी बड़ा हाईलाइटेड एरिया श्रीनगर। तो कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना का भी श्रेय अशोक को दिया जाता है। तो श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने किया था। ठीक है। नेपाल में देवपत्तन, ठीक है, या देवपाटन इसी को कहा जाता है, और कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किया था। और अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इसने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण इसने 261 ईसा पूर्व में किए हैं। कब किए हैं? 261 ईसा पूर्व में किए हैं। कहा जाता है कि जो कलिंग का एरिया है, कलिंग पर आक्रमण करने के जिन कारणों की आप चर्चा करते हैं कि कलिंग पर आक्रमण करने के मूल कारण क्या हो सकते हैं, कलिंग पर आक्रमण के कारण क्या हो सकते हैं, तो 2 कारणों पर आप चर्चा देख सकते हैं। पहला कारण तो हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक कारण था। पहला कारण क्या था? आर्थिक कारण था। और दूसरा कारण हम ये कह सकते हैं कि इसके व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ये 2 कारण मूल रूप से थे। आर्थिक कारण का मतलब आप जानते हैं कि उड़ीसा एक बंदरगाह क्षेत्र था और उत्तरापथ वहां से होकर के गुजरता था, इसलिए अनेक देशों के साथ वैदेशिक व्यापार संचालित होता था। तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता था कि अशोक उस पर अधिकार करे, जबकि पूरे भारतीय परिक्षेत्र में अशोक का अधिकार हो चुका था। तो इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से कलिंग पर अधिकार करना इसका एक आर्थिक उत्तरदायित्व बन चुका था। जबकि आप व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की बात करेंगे तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के आधार पर एक साम्राज्य विस्तार की नीति का पालन करने वाला अशोक शासक था। और इसने जब तमाम उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सुदूर दक्षिण तक इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, पश्चिमोत्तर या पश्चिम तक इसने और पूरब तक इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। तो यही मगध के जस्ट नीचे का पार्ट, जिसे आप कलिंग या उड़ीसा के नाम से जानते हैं, उसे स्वतंत्र छोड़ देना उसके सत्ता के लिए एक चुनौती हो सकती थी, एक राजनीतिक भूल साबित हो सकती थी। तो इसलिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण भी इसने उड़ीसा पर आक्रमण किया या कलिंग पर आक्रमण किया। क्या कहा जाता है कि कलिंग पर संभवतः नंदराज नाम का एक शासक शासन करता था। नंदराज नाम का एक राजा था। हालांकि ये बात स्पष्ट नहीं है, लेकिन आप इतना मान के चलिए, कहा तो ये जाता है कि कलिंग पूरी तरीके से लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक राज्य था, जो अपने एक मुखिया के माध्यम से शासन करता था, जिसका नाम नंदराज था। ठीक है। जब इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किए और कलिंग पर आक्रमण करने के दौरान अशोक ने कलिंग पर इतना भीषण कत्लेआम करवाया, जिसमें हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में नरनारी मारे गए, कई लाख की संख्या में नरनारी मारे गए, कत्लेआम करवा दिया गया। और इस कत्लेआम के बाद जब विजय की सूचना अशोक को प्राप्त हुई, तो अशोक जब कलिंग के मैदान का सर्वेक्षण करने के लिए, अपने विजय का निरीक्षण करने के लिए जब कलिंग के मैदान में उपस्थित हुआ, तो वहां पे हुए कत्लेआम को देख करके अशोक का हृदय पूरी तरीके से बदल गया। और कहा जाता है कि इसी कलिंग विजय के बाद या कलिंग के युद्ध के भीभत्सता को देख करके अशोक का हृदय बदला। और वही कलिंग के मैदान में अशोक ने यह प्रण कर लिया कि अब मैं आजीवन कभी युद्ध ना करूंगा, बल्कि सदैव मैं धर्म की नीति पर चलूंगा। यहीं पर कहा जाता है कि अशोक ने कलिंग विजय के बाद इसने क्या कहा कि अब मैं भेरी घोष के स्थान पर, भेरी मतलब युद्ध नीति, अब इसने कहा कि मैं भेरी घोष का पालन नहीं करूंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा, धम्म घोष की बात करूंगा, धम्म का पालन करूंगा। ठीक है। तो कलिंग विजय के बाद इसने भेरी घोष अर्थात युद्ध नीति का परित्याग कर दिया और धम्म नीति या धम्म के रास्ते पर या धर्म के रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा कर ली। तो इस तरह से एक बात, ये एक टॉपिक आ जाता है कि अशोक का धर्म क्या था। अशोक के धर्म से जुड़ी बातें, जैसे एक चीज आप देखेंगे कि अगर हम ये कहें कि अशोक का धर्म क्या था? अशोक का धर्म,
अशोक का धर्म जब आप देखेंगे कि अशोक के धर्म और उसके थोड़ा सा कुछ पहलुओं का अध्ययन करेंगे, जैसे हमने बताया था कि किस शिलालेख में क्या बात कहता है, तो उसका सारांश ये कि अशोक एक मानवतावादी समाज की स्थापना करना चाहता है, एक ऐसे समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें सभी लोग, सबके लिए सम्मान सबके हृदय में हो, सब एकदम संतुलित जीवन व्यतीत करें, सबको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। इन तमाम बातों को लेकर के अशोक, तमाम चीज़ों को लेकर के अशोक कार्य करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा अशोक के धर्म पर और गहरी दृष्टि डालें तो एक पुस्तक है राज तरंगिणी, राज तरंगिणी। इस राज तरंगिणी जिसके लेखक हैं कल्हड़, कल्हड़ ने राज तरंगिणी में लिखा कि ये पहले शैव धर्म का अनुयायी था। अशोक पहले शैव धर्म का पालन करता था और शैव धर्म का पालन करते करते ये प्रत्येक दिन 500 ब्राह्मणों को भोजन करवाता था, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म की तरफ आकृष्ट हुआ। आकृष्ट कैसे हुआ बौद्ध धर्म की तरफ? इसके एक बड़े भाई थे जिसका नाम था सुसीम, नाम बताया हूँ आपको, पहले ही चर्चा हुई है, बिंदुसार केशव सुसीम। इसी सुसीम का एक पुत्र हुआ करता था, सुसीम का पुत्र था निग्रोध। ये सुसीम का पुत्र जो निग्रोध था ये बौद्ध धर्म में एक श्रामण था और इसी के प्रवचनों से, निग्रोध के प्रवचनों से अशोक बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुआ। इसी निग्रोध के प्रवचनों से अशोक जो है ये बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुआ, बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुआ। और बाद में ये बौद्ध संत मोगली पुत्र तिष्य के प्रभाव में आया। मोगली पुत्र तिष्य के प्रभाव में आया अशोक। और एक परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करवाने का कार्य किया था एक श्रीलंका का भिक्षु था, श्रीलंकाई भिक्षु था जिसका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त नामक श्रीलंकाई बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। विद्यार्थियों यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पूछा जाता है कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था, तो आपको बताना है उपगुप्त, ना कि निग्रोध। ठीक है, कभी कभी आपको कंफ्यूजन करने के लिए या कुछ लोग ये पढ़ा भी देते हैं निग्रोध, लेकिन मेरा अपना जो प्रमाण है वो उपगुप्त को लेकर के है, तो आप उपगुप्त ही लगाएंगे। कि अगर पूछे कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा किसने दी थी तो आप बताएंगे किसको? उपगुप्त को बताएंगे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्वयं इंटरेस्ट लिया, ये खुद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने जाता था और तमाम लोगों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न केंद्रों पे भेजा करता था। जैसे महेंद्र और संघमित्रा को, जो इसके ही पुत्री और पुत्र थे, उसको इसने श्रीलंका भेजा था। ये अशोक स्वयं धम्म की यात्रा करता था। जैसे आपको बताया गया है कि अशोक जो है अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा करता है, 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा करता है और 20वें वर्ष ये लुम्बिनी की यात्रा करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लुम्बिनी और ये गया, निगाली सागर और लुम्बिनी की धम्म यात्रा करता है, जिसकी बात हमने अशोक के अभिलेख वाले चैप्टर में की थी, जिसमें हमने बताया था कि ये लुम्बिनी में जाकर के वहाँ के निवासियों का जो कर है उसको घटा करके 1/6 से 1/8 कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से सम्राट अशोक ने पूरे अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए एक विशाल मौर्य साम्राज्य को निर्मित किया। दक्षिण के 2-3 राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो सुदूर दक्षिण तक इसके साम्राज्य का विकास रहा, विस्तार रहा। पूरे भारत में इसके इतना बड़ा विस्तार किसी के भी शासक का नहीं हुआ, कोई भी शासक इतने बड़े साम्राज्य का विस्तार न कर पाया था। तो जीवन के अंतिम समय में कहा जाता है कि अशोक की जो दुर्दशा थी या आर्थिक दशा थी वो बड़ी दयनीय हो चुकी थी। कुछ बौद्ध ग्रंथों में ये बात उल्लिखित किया गया है कि अशोक का जीवन
अंत में इतना दुखदाई हो गया कि इसे आधे आंवले पर जीवन व्यतीत करना पड़ गया। और अंततः इसके मरने के बाद 4 शासकों ने क्रमशः शासन किए थे, जिसकी चर्चा हमने वीडियो की शुरुआत में, पिछले वीडियो में किया था कि 4 शासकों में कौन कौन से, कुणाल, संप्रति, दशरथ और बृहद्रथ। अशोक के बाद क्रमशः 4 शासक, कुणाल, संप्रति, दशरथ और बृहद्रथ। ये 4 ऐसे शासक हैं जिन्होंने अशोक के बाद मौर्य वंश की सत्ता संभाली और अंततः बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो इस तरह से भारत में एक बेहतर साम्राज्य जिसने कई साल तक अपने अस्तित्व को कायम रखा और भारतीय इतिहास को एक बेहतर युग देने का प्रयास किया और युग दिया भी, तो उसका अंत हुआ। और अब हम नजर डालेंगे मौर्य साम्राज्य के साथ ही साथ राजनीतिक इतिहास हमने देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि मौर्यों का प्रशासनिक इतिहास कैसा रहा, क्योंकि परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में मौर्यों के प्रशासनिक व्यवस्थाओं से भी सवाल पूछते हैं। तो आइए एक नजर